हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, घर होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो एवोल्यूशन के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गन्स, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में जितने टाइप के वेस्टिजियल ऑर्गन थे मेन हम लोगों ने वो सभी देख लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक की तरह बिहेव करते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, मिसिंग लिंक क्या होता है, वो कंपैरेटिव डिस्कशन कर लिया था। क्लियर है, विद एग्जांपल। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक टर्म आती है, देखने को मिलती है हमें, जिसे कहा जाता है एटाविज्म। एटाविज्म, एटाविज्म क्या होती है? तो देखो पहले टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। इट इज रीअपियरेंस। It is reappearance of certain ancestral characters, which either disappeared or reduced। देखो एटाविज्म का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन से समझ लो या वैसे भी मैं समझा देता हूं। एटाविज्म का मतलब होता है कुछ स्पेशल सर्टेन कैरेक्टर्स का रीअपियर होना। ठीक है, रीअपियर होना मतलब दोबारा देखना, दोबारा पाया जाना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि देखो जो हमारे एंसेस्टर थे उनके पास कुछ कैरेक्टर्स थे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे जो कि हमारे जो बाप दादा परदादा उनके अंदर नहीं थे। एंसेस्टर का मतलब पूर्वजों की बात कर रहा हूं, जैसे एप्स वगैरह हैं। ठीक है, इस तरह के जो पूर्वज हैं, ह्यूमंस के पूर्वज उनमें थे। ठीक है, नेंडरथल, क्रो-मैग्नन वगैरह में, बट हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे बाप दादाओं में नहीं थे, बट हमारे अंदर देखने को मिल गए। हमारे अंदर वो कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, यानी वो कुछ टाइम के लिए दब गए थे, फिर से अपीयर हो गए। पहले अपीयर थे, कंप्लीटली थे, फुली डेवलप्ड थे, फिर वो सप्रेस हो गए, रिड्यूस्ड हो गए, आइदर रिड्यूस्ड और डिसअपीयर्ड। ठीक है, डिसअपीयर हो गए या रिड्यूस हो गए, फिर दोबारा रीअपीयरेंस हो रही है। इसको कहते हैं एटाविज्म, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। ठीक है, which was disappeared, either disappeared or reduced। क्लियर है, either disappear or reduced। समझ गए ना, ये ancestral characters का रीअपियरेंस है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी काफी सारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स शो करती है, जैसे एटाविज्म शो करती है। एग्जाम्पल्स of atavism, examples of atavism in human body और कौन कौन से जो एग्जाम्पल हैं एटाविज्म के हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो पहला हम पॉइंट बना करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट जो एटाविज्म शो करता है वो है पावर टू मूव ईयर पिना। ठीक है, ये जो अपने कान देखो, जैसे होता है, जरूरी नहीं कि किसी के अंदर अपीयर हो और जरूरी नहीं कि सबके अंदर ही अपीयर ना हो। ठीक है, किसी में अपीयर हो जाते, किसी में नहीं होते। जैसे देखो ये जो ईयर पिना मूव कर रही है ना, ये भी एक पावर होती है, और ये एटाविज्म का एग्जांपल है। मैं खुद का एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, एटाविज्म का एग्जांपल है। देखो ईयर पिना को मूव कर पाना। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है, ईयर पिना मूव कर पाने का पावर एटाविज्म का एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्शनली या एक्सेप्शनल लॉन्ग हेयर्स, लॉन्ग थिक हेयर्स। देखो हमारी बॉडी पे इतने ज़्यादा बाल प्रेजेंट नहीं होते और छोटे और घने नहीं होते, लंबे और घने बाल नहीं होते। अगर किसी की बॉडी पे, किसी इंसान की बॉडी पे काफ़ी लंबे और घने बाल प्रेजेंट है ना, तो भी एक तरह से एटाविज्म का एग्जाम्पल है। अगर थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखो थर्ड एग्जाम्पल है प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्शनल लॉन्ग कैनाइन। देखो हमारे जो कैनाइन टीथ है वो इतने लंबे नहीं होते, नॉर्मल से होते हैं, सबके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, ठीक है, लेंथ। बट कई बार क्या होता है, कुछ बंदों में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ इंसानों में जो कैनाइन टीथ है वो एक्सेप्शनली लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कुत्तों के निकले हुए होते हैं, इस तरह से कैनाइन लंबे हो जाते हैं उनके, समझ गए। तो ये भी एक तरह का एटाविज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो बात आती है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल टेल इन सम बेबीज। कुछ बच्चों में एक छोटी सी पूंछ भी मिलती है देखने को, ठीक है। कुछ बच्चे पूंछ के साथ पैदा होते हैं, छोटी सी पूंछ, जिसे हम लोग भ्रम मान के बजरंगी का अवतार मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो वो भी एक एटाविज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स में पूंछ थी, हमारे अंदर नहीं थी। बट कुछ बेबीज ऐसे भी पैदा होते हैं जिनके अंदर एक्सेप्शनली एक छोटी सी पूंछ होती है प्रेजेंट, तो ये एटाविज्म का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एटाविज्म शो कर रहे हैं, समझ गए, क्लियर है। ईयर पिन ना मूव कर पाना, एक्सेप्शनली लॉन्ग थिक हेयर्स प्रेजेंट होना, ठीक है, लॉन्ग कैनाइन प्रेजेंट होना, और जो स्मॉल टेल बेबीज के अंदर छोटी पूंछ का प्रेजेंट होना, क्लियर है। ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है एटाविज्म का, क्लियर है। ये भी एक तरह के एग्जाम्पल हैं एटाविज्म के। तो यहाँ एटाविज्म कंप्लीट होता है, ये एटाविज्म है कंप्लीट एक तरह से होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के जो एटाविज्म के नॉर्मल से एग्जांपल थे वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अभी और भी एग्जांपल डिस्कस करने हैं, तो वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी, ठीक है, हो गया। तो देखो ये ह्यूमन बॉडी में एटाविज्म के एग्जांपल है। एक एग्जांपल और रह गया बाकी, थोड़ा सा वो एक तरह से कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कि प्रेजेंस ऑफ एन या प्रेजेंस ऑफ अ एक्स्ट्रा मम्मा, एक एक्स्ट्रा मम्मा प्रेजेंट होना भी ह्यूमन बॉडी में एटाविज्म का एग्जाम्पल है। इन ह्यूमन बॉडी, ये मम्मा का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ममेरी ग्लैंड प्रेजेंट होना। मतलब नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 2 ममेरी ग्लैंड होते हैं, 2 मम्मा 2 बोब्स होते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शनली कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिले हैं जहां ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 की बजाय 3 मम्मा प्रेजेंट है, ठीक है, 3 ममेरी ग्लैंड प्रेजेंट है, 3 बोब्स प्रेजेंट है। ये भी एटाविज्म का एग्जांपल है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्लियर है, समझ गए। तो देखो ईयर पिन को मूव कर पाना, थिक हेयर की प्रेजेंस होना, लॉन्ग कैनाइल की प्रेजेंस होना, कैनाइन की, और कुछ बेबीज में पूंछ का होना और एक एक्स्ट्रा मम्मा का होना, ये क्या है, एटाविज्म के एग्जांपल है। लॉन्ग कैनाइन टिथ, लॉन्ग कैनाइन टिथ, ये एटाविज्म के एग्जांपल है। ह्यूमन बॉडी में एटाविज्म के एग्जांपल है ये, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो थे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये तो एग्जांपल थे ह्यूमन बॉडी के अंदर एटाविज्म के, ठीक है। तो लगभग 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स
और ये कुछ एटाविज्म कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एटाविज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में एटाविज्म देखना है। ठीक है, प्लांट्स में एटाविज्म देखना है तो देखो इसको थोड़ा सा पैराग्राफ बना करके लिखते हैं, समझने लायक पॉइंट। ठीक है, इन सम सिट्रस प्लांट्स, कुछ सिट्रस प्लांट्स में क्या होता है, द लीफ लैमिना is separated from wing petiole, अब विंग पेट्योल से सेपरेट कैसे होता है, तो देखो सेपरेटेड फ्रॉम विंग पेट्योल with the help of a constriction or joint या कंस्ट्रिक्शन बना करके अलग हो जाता है। ठीक है, अब जॉइंट या कंस्ट्रिक्शन बना करके अलग हो गया तो क्या होगा इसकी वजह से। ठीक है, अलग होने के कारण क्या परफॉर्म होगा, यहाँ क्या हैपन होगा, तो देखो अलग होने के कारण जो विंग पेट्योल है, द विंग्स ऑफ पेट्योल develops into lateral leaflets, तो जो विंग पेट्योल के विंग्स है वो लेटरल लीफलेट्स में डेवलप हो जाएंगे। इससे एटाविज्म कैसे शो हो रहा है, तो देखो दिस डेवलपमेंट creates a trifoliate appearance, इससे ऐसा लगता है जैसे ट्राइफोलिएट लीव्स हों। ठीक है, ये प्लांट ट्राइफोलिएट हो यानी 3 पत्ते एक जगह लगते हो, जैसे ट्राइफोलिएट प्लांट होता है अपना बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र ट्राइफोलिएट, क्लियर है। इस तरह का सिट्रस प्लांट देखता है हमें, समझ गए। तो इससे एटाविज्म कैसे शो हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है that the citrus plants are previously ट्राइफोलिएट। इससे हमें पता चल रहा है कि पहले सिट्रस प्लांट ट्राइफोलिएट होते थे। ठीक है, बाद में एवोल्यूशन के कारण उनके जो ट्राइफोलिएट कैरेक्टर है वो खत्म हो गए और ये सिर्फ एक मोनोफोलिएट सिंगल लीफ वाले रह गए। ठीक है, बट क्या होता है कुछ सिट्रस प्लांट में, हम लोगों ने एग्जांपल लिखा, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सिट्रस प्लांट्स में जो लीफ लेमिना होता है वो सेपरेट होता है विंग पेट्यूल से, और विंग पेट्यूल से सेपरेट होने के बाद किस चीज से सेपरेट होता है, एक जॉइंट या एक कंस्ट्रिक्शन बना करके सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद जो विंग पेट्यूल के विंग्स है ना वो लेटरल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और लेटरल लीफलेट बनाने लग जाते हैं। ठीक है, अब लेटरल लीफलेट बनेगी तो इस तरह के डेवलपमेंट से हमें लगेगा ट्राइफोलिएट अपीयरेंस। ठीक है, हमें दिखेगी ट्राइफोलिएट अपीयरेंस, और ट्राइफोलिएट अपीयरेंस दिखने से क्या पता चलता है कि सिट्रस प्लांट पहले ट्राइफोलिएट थे। ठीक है, और ये कैरेक्टर डिसअपियर हो गया या रिड्यूस हो गया, बट कुछ मेंबर्स में ये आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसका, एग्जांपल ऑफ एटाविज्म इन प्लांट्स।
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलो अब आगे बात कर लेते हैं, इसी चीज को डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, सिट्रस प्लांट्स में क्या होता है, क्या होता है सिट्रस प्लांट्स में। क्लियर है? तो देखो कैसे ट्राइफोलिएसी शो करते हैं। तो मानो कि ये एक लीफ है, ठीक है, सिट्रस प्लांट्स में एक सिट्रस प्लांट का लीफ है ये, ठीक है, ये लीफ है। ये एक लीफ है। क्या होता है कि ये लीफ का जो ये लेमिना है ना, ये सेपरेट होने लगता है। ठीक है, लीफ का जो लेमिना है वो सेपरेट होने लगता है। ठीक है, किस तरह से? इस तरह की एक कंस्ट्रक्शन बनेगी। ठीक है, और ये विंग जैसे स्ट्रक्चर बन के एंड हो जाएगी। अब देखो ये तो लीफ जैसे थी वैसे है, और ये विंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं विंग पेट्यूल। विंग पेट्यूल, विंग पेट्यूल है। ये क्या है? ये लीफ लेमिना, ये लीफ लेमिना है। क्लियर है? अब देखो विंग पेट्यूल बन गया ना एक कंस्ट्रक्शन के कारण। ये यहां क्या है? ये है कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? ये है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के कारण विंग पेट्यूल से अलग हो गया लीफ लेमिना। और क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये विंग पेट्यूल डेवलपमेंट शो करता है और प्राइमरी लीफलेट जैसी स्ट्रक्चर्स बनने लगती है। ठीक है, प्राइमरी लीफलेट जैसी स्ट्रक्चर बनने लगती है। ठीक है, प्राइमरी लीफलेट जैसे स्ट्रक्चर बनने लगती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले यानी प्रीवियसली सिट्रस प्लांट्स ट्राइफोलिएट होते थे। सिट्रस प्लांट ट्राइफोलिएट होते थे, बट इवोल्यूशन के दौरान, इवोल्यूशन के कोर्स में क्या हुआ, इनकी ट्राइफोलिएसी खत्म हो गई। ये तो क्या है, लेमिना जो मेन लीफ पार्ट था, ये विंग्ड पेट्यूल ने लेटरल लीफलेट्स बना दी। ठीक है, लेटरल लीफलेट्स बना दी, लेटरल लीफलेट्स है ये। ठीक है, तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, ये कैरेक्टर सप्रेस हो गया था, खत्म हो गया था, डिसअपियर, रिड्यूस हो गया था। बट कुछ टाइम बाद यानी कुछ जनरेशंस को छोड़ करके फिर दोबारा ये अपीयर हो जाता है कई मेंबर्स में। ठीक है, तो ये ट्राइफोलिएसी एक एग्जांपल है एटाविज्म का, एक एग्जांपल है एटाविज्म का। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर है? ये बात हुई प्लांट्स में एटाविज्म के एग्जांपल की, जो सिट्रस प्लांट्स में ट्राइफोलिएसी देखने को मिलती है। हमें सिट्रस प्लांट्स में ट्राइफोलिएसी देखने को मिलती है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। तो देखो वो क्या है, एटाविज्म के और एग्जांपल्स क्या हैं। देखो और एग्जांपल्स क्या है, अभी प्लांट्स में ही हैं हम लोग। ठीक है, और वो एग्जांपल भी प्लांट्स का ही है। तो देखो क्या एग्जांपल है, इन सम हिबिस्कस लाइक प्लांट, हिबिस्कस लाइक प्लांट्स stamen and sometime
carpal also, and sometime carpal also shows modifications या फिर हम लोग कहीं कैरेक्टर्स लाइक कैरेक्टर्स या मॉडिफिकेशंस लाइक किसके जैसे मॉडिफिकेशंस, जो अगर मैं कहूं एक तरह से उनका पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज करें तो कार्पल्स और स्टेमिन्स होते हैं ना, ये कई बार जो कलर्ड पोर्शन होता है लीफ का, ठीक है, जो कलर्ड पोर्शन होता है, अगर मैं कहूं तो कलरिंग, ठीक है, कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, colored leaf like structures that indicates the stamen and carpal both developed from, ये क्या बताते हैं कि स्टेमिन और कार्पल दोनों डेवलप्ड हुए हैं कलर्ड लीफलेट्स से, ठीक है, कलर्ड लीफलेट्स से। तो देखो क्या देखने को मिलता है हमें कि जो स्टेमिन्स और कार्पल्स है कई बार इस तरह की मॉडिफिकेशन शो करते हैं कि कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं वो, और इससे हमें क्या पता चलता है, एटाविज्म क्या बताता है कि ये एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, ठीक है, ये एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, यानी उनका कलर्ड होना और लीफ लाइक अपीयरेंस देना। कलर्ड लीफ लाइक पार्ट एक्चुअल में प्लांट में क्या होता है, कलर्ड लीफ लाइक पार्ट अगर मैं कहूं तो वो होता है पेटल, सेपल एंड पेटल, सेपल ग्रीन और पेटल अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। तो देखो पेटल जो है उस तरह की अपीयरेंस शो करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के टाइम पीरियड के दौरान ये डेवलप हुए थे कलर्ड पेटल से, ठीक है, स्टेमिन और कार्पल्स दोनों की डेवलपमेंट हुई है हिबिस्कस जैसे प्लांट में कलर्ड पेटल से, और जनरेशन टू जनरेशन जैसे ही मॉडिफिकेशंस होती गई ये कैरेक्टर डिसअपियर होता गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। फिर आगे चल करके कुछ जनरेशन बाद कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स आते हैं जिनमें ये कैरेक्टर वापस रीअपियर हो जाता है, यानी एटाविज्म का एग्जाम्पल बनता है, एटाविज्म शो करता है। तो इसको भी हम लोग एक तरह से एटाविज्म का एग्जाम्पल मानते हैं। हिबिस्कस जैसे प्लांट्स में स्टेमिन और कई बार कार्पल का भी कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेटल बना लेना, ठीक है, समझ गए। जल्दी से वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। फिफ्थ लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स, जैसे होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फिर हम लोगों ने डिस्कस किए कि कनेक्टिंग लिंक ऑर्गेनिजम्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग और मिसिंग लिंक में डिफरेंसेस देखे, समझ रहे हो ना, कनेक्टिंग मिसिंग लिंक में डिफरेंस देखे, और फिर हमने डिस्कस की एटाविज्म, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर से थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को, ठीक है। हम पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है उन्हें डिस्कस करेंगे, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से। फर्स्ट जो थ्योरी है वो है लेमार्किज्म, लेमार्किज्म, ठीक है। इसे लेमार्किज्म के सिवाय और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या फिर इसे कहा जा सकता है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को यूज और डिसयूज करने की थ्योरी। तो देखो इस थ्योरी के नाम से पता चल रहा है इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे हम लोगों ने कहा लेमार्किज्म, तो एक साइंटिस्ट थे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जिन्होंने ये थ्योरी दी, उनके नाम पे कह दिया लेमार्किज्म, लेमार्कवाद कहा जाता है इसे हिंदी में, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी एक्वायर किए गए कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो थ्योरी। क्लियर है, समझ गए? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस की थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को यूज और डिसयूज करने से क्या इफेक्ट आता है उसे डिस्क्राइब करने वाली थ्योरी। समझ रहे हो? तो देखो पहले बात करते हैं ये थ्योरी दी किसने दी, ठीक है। ये थ्योरी दी किसके द्वारा गई? तो ये थ्योरी दी गई थी लेमार्क, ठीक है। पूरा नाम लिखेंगे हम लोग, पूरा नाम लिखेंगे। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। क्लियर है, समझ गए? इन्होंने पुट की थी ये थ्योरी, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसे लेमार्किज्म कहा जाता है। क्लियर है, समझ गए? समझ रहे हो? तो हम लोग लिखेंगे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने क्या किया था? एक्सप्लेन द effect of use and disuse of organs and inheritance of acquired characters, inheritance of acquired characters, acquired characters in his book, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें बताया था इन्होंने ये सब कुछ। वो बुक कौन सी थी? वो बुक थी फिलोसफिया, जूलॉजी की। फिलोसफिया जूलॉजी की ये बुक इन्होंने रिलीज की थी 1809 में, ठीक है, 1809 में। तो देखो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। ये थ्योरी इन्होंने दी थी सबसे पहले अपनी बुक फिलोसफिया जूलॉजी की, जो 1809 में रिलीज की गई, प्रिंट की गई, लॉन्च की गई। क्लियर है? तो हमें इस थ्योरी के बारे में पढ़ना है। इन्होंने क्या बताया था कि यूज और डिसयूज, ऑर्गन्स का यूज और डिसयूज कैसे इफेक्ट डालता है किस चीज पे? इवोल्यूशन पे। वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना? क्लियर है? तो देखो इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, वो हम लोग लिखेंगे इस थ्योरी के साइलेंट फीचर के तौर पे, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ लेमार्किज्म, लेमार्किज्म के साइलेंट फीचर्स। क्लियर है? साइलेंट फीचर्स ऑफ लेमार्किज्म। क्या क्या साइलेंट फीचर हैं? तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। लेमार्किज्म के साइलेंट फीचर क्या हैं?
फर्स्ट साइलेंट फीचर ये है लेमार्किज्म का कि लेमार्क ने बताया था द ऑर्गेनिज्म एंड its parts tends to grow in size due to internal forces आंतरिक बल के प्रभाव से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उसके पार्ट्स यानी उसके ऑर्गन्स ग्रोथ करते हैं साइज में, ठीक है। यानी इंटरनल फोर्सेस के इफेक्ट से ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट्स साइज में ग्रोथ करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ मेन पॉइंट लिखवा दूं, पॉइंट टू पॉइंट हर डिटेल देखेंगे कि ये थ्योरी समझ में आ सके। समझ रहे हो, इन्होंने जो बताने की कोशिश की वो बात समझ आ सके, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? अब देखो इतना जो पॉइंट क्लियर हुआ है इसे जल्दी से नोट डाउन करो। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। साइलेंट फीचर का सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है। साइलेंट फीचर का सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी खुद ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट्स यानी उसके ऑर्गन्स साइज में ग्रोथ करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट होता है, ठीक है। समझ गए? अब सेकंड पॉइंट क्या होगा? देखो सेकंड साइलेंट फीचर क्या होगा? The new organ is developed to meet the requirement of adaptation in the environment। देखो नए ऑर्गन्स क्यों डेवलप किए जाते हैं? नए ऑर्गन्स क्यों डेवलप करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म? ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके, ठीक है। अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन करने के लिए, अडेप्ट होने के लिए नए ऑर्गन्स डेवलप करता है। क्लियर है? समझ रहे हो ये चीज? क्लियर है ना? अब देखो थर्ड पॉइंट साइलेंट फीचर्स का, द डेवलपमेंट of organ and their uses are proportional कि ऑर्गन के डेवलपमेंट और उसका यूज प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का यहां मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी यूज बढ़ेगा तो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तुम लोग जितना जिस ऑर्गन को यूज करोगे वो उतना ही डेवलप होगा। ना मुना ना गलती मत कर देना, कहीं नुकसान कर बैठो बच्चे ही पैदा ना हो। समझ रहे हो? ये बताया था लेमार्क ने। अभी तो देखना बाकी है ना ये सही है या गलत है। समझ रहे हो ना? तो सबर इन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में कि ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और उनका यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और उनका यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो क्या बताया, द यूज एंड डिसयूज ऑफ organs causes variations
ऑर्गन्स को यूज और डिसयूज करना वेरिएशंस कॉज करता है। इन्होंने कहा जितना यूज करोगे उतना ज्यादा डेवलप होगा, मतलब जितना कम यूज करोगे उतनी कम डेवलपमेंट होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ऑर्गन्स को यूज और डिसयूज करना क्या वेरिएशन कॉज करता है। ठीक है, वेरिएशन कॉज करता है। अब इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन करके आएगा 5th पॉइंट, these variations are inherited. These variations are inherited from generation to generation. ये जो वेरिएशंस हैं ये इनहेरिट होती हैं, वंशानुगत होती हैं। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब समझ आ रही है थोड़ी, ये थ्योरी थोड़ी बहुत समझ आ रही है? देखो इन्होंने क्या कहा फर्स्ट पॉइंट में कि हर ऑर्गेनिज्म में, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उसके पार्ट्स अपनी एक टेंडेंसी रखते हैं ग्रोथ करने की, इंटरनल फोर्सेस के इफेक्ट के कारण। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या समझ आता है कि नए ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। नए ऑर्गन डेवलप क्यों होते हैं? ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना कंफर्म कर सके। ठीक है, अडेप्ट हो सके, समझ गए? अब अडेप्ट होंगे तो जो नए ऑर्गन डेवलप हुए हैं ना, उनका यूज और उनकी डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। जितना यूज होगा उतना ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यूज नहीं होगा तो क्या होगा? उतनी कम डेवलपमेंट होगी। तो हम लोग बता सकते हैं यूज और डिसयूज वेरिएशंस कॉज करता है। ठीक है, ऑर्गन का यूज एंड डिसयूज वेरिएशंस कॉज करता है, और ये वेरिएशंस इनहेरिट होती है। यही वेरिएशंस इनहेरिट होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। समझ गए? क्लियर है? ये पॉइंट थे लेमार्किज्म के। समझ गए? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो ऑर्गन है उसको वो जितना यूज करेगा वो उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। और देखो जैसे हम लोग हैं, मान लो लेमार्किज्म सही है तो क्या होता है? जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अपने से एक हाथ का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा। अब तुम लोग समझ सकते हो, तो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है एक हाथ का। ठीक है, तो क्या होगा? ये हाथ थोड़ा ताकतवर हो जाएगा। समझ गए? अब मेरा हाथ ताकतवर हो गया, मेरा जो बच्चा पैदा होगा ना उसका जन्म से ही, ठीक है, उसको बाय बर्थ इनहेरिटेड कैरेक्टर मिला है कि उसका ये हाथ ताकतवर होगा। फिर वो इसे और ज्यादा यूज करेगा, फिर क्या होगा? नेक्स्ट जो उसका बच्चा होगा उसका हाथ और ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, इस तरह से हाथ ताकतवर तो होता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा। समझ गए? लेमार्किज्म ने तो यही बताया था। समझ रहे हो ना? और जिसका यूज नहीं करेंगे वो क्या होगा? एट लास्ट 5-10 जनरेशन के बाद इतना ज्यादा डिक्रीमेंट होगा, इसकी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि ये डिजनरेट होने लग जाएगा। और 50-60 जनरेशन के बाद मेरे बच्चे कैसे पैदा होंगे? एक हाथ वाले, और वही हाथ इतना ताकतवर की पहाड़ को उठा दे। समझ रहे हो ना? क्लियर है? सनी देओल वाला हाथ हो जाएगा 2.5 किलो वाला। समझ रहे हो? तो ये लेमार्किज्म ने बताया। ऐसा होता ना तो अब तक लोग किसी और एक ऑर्गन की हेल्प से पड़ोसी की दीवार तक पहुंच गए होते। अब मैं किस ऑर्गन की बात कर रहा हूं ये तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो, बट ऐसा है नहीं। तो इसने भी अपनी थ्योरी को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए। वो एग्जांपल्स क्या है वो हम देखेंगे। पहले ये पॉइंट नोट डाउन करो, लेमार्किज्म के ये पॉइंट नोट डाउन करो। वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी। हो गया? चलो, ये था लेमार्किज्म, ये था लेमार्किज्म। लेमार्क ने जो पॉइंट बताए वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इन्होंने पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए दी थ्योरी, पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए दी थ्योरी, या फिर मैं कहूं तो एग्जांपल्स दिए। ठीक है, वो एग्जांपल्स क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो ये थे साइलेंट फीचर्स, ये थे साइलेंट फीचर्स। ये थे साइलेंट फीचर्स। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं तो देखो हम लोग बात क्या करेंगे। मैं चौक ले लेता हूं तब तक। चलो
ये बात थी लेमार्किज्म की। साइलेंट फीचर्स क्लियर हो गए। अब हम लोग लेमार्किज्म को अगर एक पॉइंट में नोट डाउन करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं दिस थ्योरी explains that this theory explains that organism develops new organs to meet the condition of adaptation, ठीक है, in environment and use or disuse of the organ causes variations which are inherited from generation to generation। देखो वही बात है, हम लोगों ने एक सेंटेंस बना के लिख दी। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नए ऑर्गेनिजम्स नए ऑर्गन डेवलप करते हैं ताकि एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट हो सकें। एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट होते हैं तो जो ऑर्गन्स है वो उनके यूज और डिसयूज पे डिपेंड करता है कि वेरिएशंस किस तरह की हो, और ये वेरिएशंस इनहेरिट होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्लियर है? जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने एग्जाम्पल्स कौन कौन से दिए थे अपनी थ्योरी को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, लेमार्किज्म को स्पेसिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से दिए गए हैं। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की। देखो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो अगर बात करें एग्जाम्पल के लेमार्क ने क्या क्या एग्जाम्पल दिए, तो देखो लेमार्क stated the examples of giraffe and snake, to explain the use and disuse of organs। क्लियर है? एग्जाम्पल इन्होंने लिए थे जिराफ और स्नेक के, ये बताने के लिए कि ऑर्गन्स का यूज एंड डिसयूज किस तरह से काम करता है। तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग बना करके नोट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे जिराफ की। Giraffe belongs to a small deer-like ancestors, which lives in Africa।
which lives in Africa when found या फिर लिखो, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस दूसरा है। when या फिर लिखो when found, सॉरी, when found the grass, when found the grass inadequate for the population then starts eating the leaves of plants. यहां तक नोट करो, फिर इससे आगे एक पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। देखो जिराफ क्या था, लेमार्क ने जिराफ और सांप का एग्जांपल लेके यूज एंड डिसयूज को स्पेसिफाई किया है। हम पहले जिराफ को देख लेते हैं। जिराफ कहा था किस रेस से, किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, तो जिराफ के जो एंसेस्टर थे वो छोटे हिरण जैसे एंसेस्टर्स थे जो घास खाते थे, अफ्रीका में रहते थे, ठीक है। जब उन्हें लगा कि अब घास की कमी आ गई है, पूरी पॉपुलेशन के लिए घास पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाना शुरू कर दिए, ठीक है। उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाना शुरू कर दिए। जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम बताते हैं कि पत्ते खाने से वो इतने बड़े कैसे हो गए, ठीक है। हो गया, चलो। तो अभी तो हम लोगों ने पत्ते खिलाए ना, बात कर रहे हैं उसी चीज की कि जिराफ के एंसेस्टर्स ने घास की कमी पाकर पत्ते खाना शुरू कर दिए, और पत्तों के कारण कैसे उनकी गर्दन इतनी लंबी होगी, कैसा क्या था पत्तों में, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिराफ हिरण जैसे जीव से इतना बड़ा विशालकाय जीव हो गया। तो देखो in process of reaching the leaves of higher branches their neck becomes long. Their neck becomes long due to continuous stretching. Generation by generation. Due to continuous stretching, generation by generation. पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन में ऐसा खिंचाव आता रहा, इस वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई ऊंचे पत्तों तक पहुंचने की कोशिश में, ठीक है। पेड़ के ऊंचाई पर प्रेजेंट पत्तों तक पहुंचने की कोशिश में उनकी गर्दन में खिंचाव आता रहा, और यही काम जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, इस वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई, ठीक है। एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ फोर लिम्स इंक्रीज, और फोर लिम्स की लेंथ भी बढ़ गई, ठीक है। इस वजह से जिराफ आज ऐसा दिखता है हमें। देखो
थ्योरी है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत देगी ही, याद रखनी पड़ेगी, या समझ लो एक ही बात है। ठीक है, मैंने क्या कहा, इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं जिराफ और स्नेक के, जिससे इन्होंने स्पेसिफाई किया है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। पहले हम जिराफ को लेकर के चलते हैं। तो देखो, जिराफ के एंसेस्टर्स हिरण जैसे छोटे छोटे कुत्ते जैसे जीव थे जो घास खाते थे। इन्होंने क्या पाया, जब अफ्रीका में थे तो वहाँ घास की कमी आ गई, अब खाने को कुछ था नहीं, भूखे मर रहे थे, तो मरता क्या नहीं करता, वो वाली बात है। इन्होंने कोशिश की लूम लूम के, और वो लफ लफ के इन्होंने पेड़ों के पत्ते खाना शुरू कर दिए। अब जैसे ही लपते तो दिन में पता नहीं 50 बार ऐसा करना पड़ता उन्हें। ठीक है, और पूरी उम्र ऐसा ही चलता रहा। तो धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी इस स्ट्रेचिंग के कारण उनकी गर्दन लंबी होती गई, और आज हमें देखने को मिलता है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी है, ठीक है, कि कोई लंबा इंसान हो उसे भी हम कहते हैं कि तू तो जिराफ है, समझ गए। और इसी के साथ साथ कूदते थे वो, ठीक है, खाने के लिए ऐसे कूदते थे ऐसे, तो कूदने के साथ साथ कूदने के कारण उनके 4 लिम्स की लेंथ भी बढ़ गई, कूदने के कारण 4 लिम्स की लेंथ भी बढ़ गई। इसलिए जिराफ आज जैसा ये बहुत ज्यादा हाइट वाला जीव होता है। ठीक है, चलो, तो ये बात हुई जिराफ की। इससे क्या स्पेसिफाई हो रहा है, इससे क्या स्पेसिफाई हो रहा है, तो देखो हम लोग यहां लिखेंगे द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ explains the use of organs, the use of organs। इसने एक पार्ट एक्सप्लेन किया इस थ्योरी का, यूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज ऑफ ऑर्गन एक्सप्लेन होता है जिराफ के एग्जांपल से, कि जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, जिराफ की गर्दन की तरह उतना ही ज्यादा डेवलप हो जाएगा। अब गर्दन लंबी हो सकती थी तो वो लंबी हो गई। अब तुम लोग ये सोच के कहीं रस्सी से बांध के खींचने लग जाओ कि हाँ भाई लंबा करेंगे लंबा करेंगे लंबा करेंगे, और कहीं पता चले कि वहीं रह गया उखड़ के। हाथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखो इसमें तुम लोग नुकसान कर सकते हो, समझ गए ना, इतना भारी नुकसान हो जाएगा कि कैटेगरी चेंज हो जाएगी, समझ गए। तो देखो ये सिर्फ लेमार्क ने बताया, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो लेमार्क की बातों पे विश्वास मत करना। ठीक है, जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो था एग्जांपल किस चीज का, यूज ऑफ ऑर्गन का, जहां ऑर्गन का यूज वेरिएशंस कोज कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बच गया डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उसके लिए भी लेमार्क ने अपना एक तीर बचा करके रखा था, और वो चलाया बेचारे सांप पे। ठीक है, और उसको बोला कि तू मेरा एग्जाम्पल होगा, ठीक है, तेरे हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा मैं डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को, चाहे वो हो या चाहे ना हो। तो देखो इसने क्या बताया, क्या एक्सप्लेन किया सांप का एग्जांपल लेकर के। तो बात करते हैं स्नेक्स की। ठीक है, द एंसेस्टर्स ऑफ स्नेक, the ancestors of snake are four limbed या फिर are appendaged या appended organisms, are having, the ancestors of snakes were having appendages, appendages यानी लिम्ब्स। जो सांपों के एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके पास अपेंडेजेस यानी लिम्ब्स थे। ठीक है, पर जैसे ही वो धरती पे आने शुरू हुए, ऑन एक्वायरिंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट,
terrestrial habitat, on acquiring terrestrial habitat, they starts to live in burrow, इन्होंने खड्डों में जीना शुरू कर दिया। ठीक है, जहां भी खड्डा दिखता घुस जाते। ठीक है, जहां भी कोई छेद दिखा घुस जाते बेचारे सीधे ही। जैसे ही टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अपनाया तो ये रेजिस्ट नहीं कर पाते थे, ये सनलाइट, इतनी जो हैवी सनलाइट होती है, इसकी वजह से इन्हें जहां भी छांव खड्डे दिखते थे ये उनमें घुस जाते थे और उसमें यूज नहीं आता था लिम्स का। ठीक है, starts to live in burrow or hide in burrow. So due to no use of limbs, the limbs of snakes degenerate in due course of evolution. ठीक है, क्या हुआ, इस डिसयूज के कारण को इवोल्यूशन के टाइम पीरियड में इसके लिम्स डिजनरेट होने लग गए। ठीक है, और द एग्जाम्पल ऑफ स्नेक explains the disuse of organs। तो देखो लेमार्क की दोनों बातें यहां स्पेसिफाई होगी। मानना पड़ा लोगों को कि हाँ लेमार्क सही बोल रहा है, इस चक्कर में बहुत लोग नपुंसक हो गए थे। ठीक है, क्योंकि गलत बता दिया था लेमार्क ने, लोगों ने उसे सही मान लिया। तो जब गलत को सही मानोगे तो गलतियां तो होगी ही, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो देखो सेकंड जो सांप का एग्जांपल लिया उसमें इसने क्या बताया कि सांप के जो एंसेस्टर थे उनके पास अपेंडेजेस होते थे, लिम्स होते थे। और ये लिम्स जैसे ही इन्होंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एक्वायर की, धरती पे आने लग गए, रहने लग गए। तो देखो क्या हुआ, अब धरती पे चांद से तो आएंगे नहीं, पानी से ही आएंगे। तो देखो जैसे ही इन्होंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एक्वायर की, बुर्रों में रहने लग गए, खड्डों में रहने लग गए। समझ गए, बुर्रो। ठीक है, तो वहां अपेंडिसेस का कोई यूज नहीं आता था, लिम्स का कोई यूज नहीं था। तो धीरे धीरे एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के अंदर ये डिजनरेट होते गए। ठीक है, डेवलपमेंट कम होती गई और धीरे धीरे डिजनरेट हो गए और सांप हो गए लिम्बलेस। ठीक है, जिनके पास लिम्स नहीं है। तो देखो इस एग्जांपल से क्या पता चल रहा है, इस एग्जांपल से पता चल रहा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। क्लियर है ना, समझ गए। तो इस तरह से लेमार्क ने एक्सप्लेन किया था अपने दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, कि हाँ मैंने यूज का एग्जांपल भी बता दिया और डिसयूज का एग्जांपल भी बता दिया, तो मेरी थ्योरी तो 100% करेक्ट है। मैं साइड हूं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, तो देखो इस तरह से लेमार्क ने एक्सप्लेन किया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन्होंने क्या बताया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, चाहे वो कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर हो, बट वो इनहेरिट होगा ही होगा, ये लेमार्क ने बताया। ठीक है, तो इन एग्जांपल से उन्होंने प्रूव भी कर दिया। समझ गए, पर लेमार्क गलत था, इसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ा, लोग नपुंसक हो गए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स इनके जो गलत थे वो किसी और साइंटिस्ट ने सही किए।
अब कैसे किए वो हम लोग नेक्स्ट के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। वहां हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि लेमार्किज्म क्या होता है, लेमार्क के डिस्क्राइब किए गए या उनके द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स जिन्हें लेमार्कवाद के नाम से पढ़ा जाता है वो क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बैक पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लेमार्क ने बताया था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स चाहे वो कोई भी हो वो इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, लेमार्किज्म या लेमार्कवाद यही कहता है हमें कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट होने के लिए नए ऑर्गन्स, नए कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट हुई है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नए जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होते जाते हैं। क्लियर है, ये लेमार्क ने बताया था। अब ये थ्योरी हमें कन्विंसिंग लगती है, ठीक है, मानने लायक है, क्योंकि इसने एग्जांपल भी दे दिए थे स्नेक और जिराफ का, तो मानने लायक लगती है हमें ये थ्योरी। हमें ये लगता है कि सिंपल सी थ्योरी है और मानने लायक है, सही भी होगी, बट एक्चुअल में ये थ्योरी सही नहीं थी। ठीक है, फिर ये किसने बताया कि ये थ्योरी गलत है, इसमें कमी क्या है और इसकी कमी को सुधारा किसने। तो हम आज बात करेंगे लेमार्किज्म के बाद के पोर्शन में, जहां लेमार्किज्म को करेक्ट किया गया, एक तरह से लेमार्किज्म को रिजेक्ट करके नई थ्योरी दी गई जिसमें करेक्ट डेफिनेशन थी, करेक्ट डिस्क्रिप्शन था। क्लियर है, समझ रहे हो वो क्या थी। तो देखो नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी अगर बात करें किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी गई है ऑगस्ट वाइजमैन के द्वारा। ऑगस्ट वाइजमैन जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1890 में ये दी थी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, 1890 में दी थी जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया इन्होंने और इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं, तो देखो यही वो थ्योरी थी जिसने रिजेक्ट किया था दिस थ्योरी रिजेक्ट्स लेमार्किज्म। इसी थ्योरी ने लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया था, लेमार्कवाद को रिजेक्ट किया था। ठीक है, इसी थ्योरी ने बताया था कि लेमार्किज्म गलत है। समझ गए, यानी इनहेरिटेंस ऑफ ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स गलत है। समझ रहे हो, तो इसने क्या कहा कि ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या फिर मैं कहूं तो वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड, कि सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते, हर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस नहीं देखने को मिलती। क्लियर है, समझ रहे हो कैसे बताया। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, मैं लिखूंगा परफॉर्म डेसिडुएशन या डीकैडुलाइजेशन। ठीक है, डीकैडुलाइजेशन। डीकोडलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है डीकोडलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। डीकोडलाइजेशन एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने व्हाइट माउस जो है, ठीक है, ही कट टेल ऑफ व्हाइट माउस for over 20 generations,
20 जनरेशन तक इन्होंने सफेद जो चूहे आते हैं उनकी पूंछ काटते रहे, ठीक है, सफेद चूहों की पूंछ काटते रहे ये 20 जनरेशन तक। समझ रहे हो, ये बताने के लिए कि हर एक्वायर्ड कैरेक्टर से इनहेरिट नहीं होता। सफेद चूहों की पूंछ 20 जनरेशन तक काटते रहे। एंड ऑब्जर्व द चेंज in length, observe the change in length of tail, और टेल की लेंथ में चेंज को ऑब्जर्व करते रहे कि कितना चेंज आता है, कितनी चेंज होती है टेल की लेंथ। अगर लेमार्क सही होता, ठीक है, अगर लेमार्क सही होते तो क्या होता, जैसे ही ये कट करते रहे माउस की टेल को 20 जनरेशन तक काटते रहे एक चूहे की पूंछ, तो चूहे में ऐसी वेरिएशन, ऐसा एक्वायर्ड कैरेक्टर आ जाना चाहिए था कि उसको पता चल जाना चाहिए था उसके इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में उसे रखा गया है वहां उसके लिए पूंछ का कोई काम नहीं है, पूंछ जरूरी नहीं है और पूंछ काटी ही जाएगी। तो धीरे 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 20, 30, 40 जनरेशन में वो पूंछ धीरे धीरे काटने, हर जनरेशन में काटने के कारण धीरे धीरे छोटी होती आनी चाहिए थी, लेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज होती आती। अगर लेमार्क सही होता तो लेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती, समझ रहे हो ना। और एट लास्ट क्या होता कि एक ऐसा टाइम भी आता जिस जनरेशन में पूंछ होती ही नहीं, क्योंकि उसको वो कैरेक्टर अडेप्ट करना पड़ा उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, समझ रहे हो। बट क्या हुआ, इन्होंने ऑब्जर्व किया लेंथ को और पता चला क्या पता चला वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कर लो, क्लियर है। वीडियो को पॉज करो और पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ओके। तो देखो अब हम देखेंगे क्या पता चला, इन्होंने क्या पता किया था वो अब देखेंगे। ये चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स। तो देखो उन्होंने टेल की लेंथ में चेंजेस को ऑब्जर्व किया, ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली the length of tail in all generations are approximately similar। इन्होंने देखा कि हर जनरेशन में टेल की लेंथ में तो कोई चेंज आया ही नहीं, लगभग सारी सेम ही है, सिमिलर लेंथ ही रह रही है, ठीक है, सिमिलर ही लेंथ रही है। तो इस वजह से इन्होंने लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया, तो पहले लिख लेते हैं। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट Weismann rejects Lamarckism। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वाइजमैन ने लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया था। ये एक्सपेरिमेंट देख करके वाइजमैन ने बताया कि हाँ भाई लेमार्क तू तो गलत हो, ठीक है, मतलब लेमार्क तू तो गलत था, ये बताया वाइजमैन ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो देखो फिर लोगों ने पूछा चलो वो तो गलत था, तूने ऐसा क्या किया कि हम तेरी माने, ठीक है, तो बोला एक्सपेरिमेंट तो दे दिया, तो फिर बता तू ही, लोगों ने पूछा कि तू ही बता कि कैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, फिर उसको तो तूने गलत साबित कर दिया एक्सपेरिमेंट देख करके, अब तुझे ही बताना होगा कि कैसे कैरेक्टर्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उनको प्रूव कर। तो देखो फिर वाइजमैन ने क्या किया, वाइजमैन डिफरेंशिएट प्रोटोप्लाज्म
यानी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इनटू टू टाइप्स, प्रोटोप्लाज्म को दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। कौन कौन से? तो देखो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के किए गए दो टाइप, प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म। दो टाइप कौन कौन से? एक को तो कहा गया सोमेटोप्लाज्म, और एक को कहा गया जर्मप्लाज्म। तो देखो सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में डिफरेंस क्या था? सोमेटोप्लाज्म वाइजमैन ने बताया कि ये है साइटोप्लाज्म ऑफ सोमेटिक सेल्स, साइटोप्लाज्म ऑफ सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स, नॉर्मल बॉडी सेल्स सोमेटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा वो सोमेटोप्लाज्म कहलाएगा। और जर्मप्लाज्म क्या है? जर्मप्लाज्म है साइटोप्लाज्म ऑफ सेक्स सेल्स का साइटोप्लाज्म जर्मप्लाज्म कहलाता है। सेक्स सेल्स यानी जर्म सेल्स, उनका साइटोप्लाज्म जर्मप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। इन्होंने बताने के लिए, प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट दे दिया था, फिर लोगों ने पूछा कि हाँ तू ही बता फिर कैसे होगा, तो इन्होंने बताया पहले समझो, प्रोटोप्लाज्म को दो टाइप्स में बताया जाता है, दो टाइप्स में डिवाइड करूंगा मैं। सोमेटोप्लाज्म बॉडी सेल्स, नॉर्मल सेल्स का साइटोप्लाज्म, और जर्मप्लाज्म सेक्स सेल्स का साइटोप्लाज्म। समझ रहे हो? जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, ठीक है। हो गए पॉइंट्स नोट डाउन? चले आगे, चलो। तो देखो ये वाइजमैन अपनी बात बता रहे हैं, ठीक, अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया। किसको? प्रोटोप्लाज्म को, यानी साइटोप्लाज्म को। अब ऐसा क्यों किया वो तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा, तो यही बता रहे हैं फिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। देखो मेरे अंदर से वाइजमैन बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। देखो इन्होंने बताया कि जो सोमेटोप्लाज्म होता है ना, वो तो नॉर्मल बॉडी सेल्स का साइटोप्लाज्म होगा, जैसे ये एपिथेलियल सेल्स हो गए, इस तरह के सेल्स। और जर्मप्लाज्म होता है सेक्स सेल्स का, जर्मिनल सेल्स का साइटोप्लाज्म। तो क्या कहा इन्होंने ये पॉइंट देकर के? इन्होंने कहा कि द वेरिएशंस यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन सोमेटोप्लाज्म या फिर सोमेटिक सेल्स are not inherited at all, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि सोमेटिक सेल्स में यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स में, यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स के साइटोप्लाज्म सोमेटोप्लाज्म में जो भी वेरिएशंस आएंगी, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, वो कभी इनहेरिट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। समझ रहे हो? मतलब सोमेटोप्लाज्म की वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? फिर इनहेरिटेबल क्या होता है? कौन से एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं? लोगों ने पूछा, इन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा? द वेरिएशंस या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन जर्मप्लाज्म या फिर सेक्स सेल्स आर
इनहेरिटेड, आर इनहेरिटेड ओनली, आर इनहेरिटेड ओनली। ये वाइजमैन ने कहा था। वाइजमैन ने क्या कहा था कि देखो जो वेरिएशंस है, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जो सोमेटोप्लाज्म में डेवलप होते हैं, वो तो कभी इनहेरिट होंगे ही नहीं, ठीक है। जबकि जो जर्म सेल्स में, जर्म प्लाज्म में, सेक्स सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक्वायर्ड कैरेक्टर या इनहेरिटेबल वेरिएशंस आएंगी, वही इनहेरिट होंगी, वही वेरिएशंस इनहेरिट होंगी, उनका ही इनहेरिटेंस देखा जाएगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। समझ रहे हो? क्लियर है? और समझ रहे हो? चलो, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट था किसका? थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म का। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लियर है? हो गया? चलो, समझ आया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म या जर्म प्लाज्म थ्योरी? जर्म प्लाज्म थ्योरी में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ लेमार्क को गलत साबित किया गया था और बात भी सही थी, लेमार्क था भी गलत, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, जबकि सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते। तो सिर्फ सोमेटोप्लाज्म को छोड़ करके बचे हुए जर्म प्लाज्म के अंदर जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आते हैं, जो वेरिएशंस आती हैं, वही इनहेरिट होती हैं। समझ गए? तो ये थी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म बाय ऑगस्ट वाइजमैन, अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, पुट हिज थ्योरी इन 1890। ठीक है, अब इसके बाद क्या पॉइंट आता है? इसके बाद पॉइंट आता है कि एक थ्योरी पढ़ी जाती है जिसे कहा जाता है नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म, देखो ये लेमार्किज्म की एक डेवलप्ड फॉर्म है। लेमार्किज्म की यानी लेमार्क की थ्योरी की एक डेवलप्ड फॉर्म है जिसे नियो लेमार्किज्म, नव लेमार्कवाद कहा जाता है। नव लेमार्कवाद कहा जाता है। नव लेमार्कवाद क्या था? देखो लेमार्क तो सल्ट गया था, ठीक है, थ्योरी दे दी, थ्योरी की मतलब रिजेक्ट कर दिया गया थ्योरी को। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, अब थ्योरी तो चली नहीं, तो लेमार्क भी नहीं चला और सल्ट गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि लेमार्क के जो डिसिपल्स थे, लेमार्क के जो शिष्य थे, उन्होंने क्या किया? अपने गुरु की बेइज्जती ना हो इसलिए इनकी दी गई थ्योरी को थोड़ा सा एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा एक्सेप्टेबल यानी ऐसी हो जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऐसी बनाने की कोशिश की है। तो ये है नियो लेमार्किज्म, ठीक है, ये है नियो लेमार्किज्म। और इसमें साइंटिस्ट आते हैं, वो है नियो लेमार्कियंस, ठीक है, नियो लेमार्कियंस, यानी लेमार्क के जो डिसिपल्स है, जो शिष्य हैं, उन्हें कहा जाता है नियो लेमार्कियंस, ठीक है। और वो है नियो लेमार्किज्म को देने वाले। समझ गए? इसमें कौन कौन थे? तो देखो लेमार्क के डिसिपल्स यानी लेमार्क के शिष्य कौन कौन थे? नियो लेमार्किज्म दी गई बाय कोप, ठीक है, ऑसबोर्न, कोप, ऑसबोर्न, ऑसबोर्न, पैकार्ड, कोप, ऑसबोर्न, पैकार्ड एंड स्पेंसर। कोप, ऑसबोर्न, पैकार्ड एंड स्पेंसर इन्होंने दी थी थ्योरी नियो लेमार्किज्म, ठीक है, नियो लेमार्किज्म। तो इस नियो लेमार्किज्म में क्या बताया गया? नियो लेमार्किज्म में क्या बताया गया? तो देखो द नियो लेमार्कियंस modify the Lamarckism, या फिर तुम लोग कह सकते हो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, Lamarckism, to make it acceptable, to make it acceptable, to make it acceptable। देखो
इन्होंने क्या किया कि लेमार्किज्म को मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा, ताकि लेमार्किज्म एक्सेप्टेबल हो जाए। ठीक है, मॉडिफाई कैसे किया, क्या बताया इन्होंने ये बताया कि देखो हाँ भाई, लेमार्क जो बता के गया, चलो मान लिया, वाइजमैन ने उसे गलत साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है, फिर भी हम हारेंगे नहीं। ठीक है, बड़ी कुत्ते की पूंछ जैसे हैं, बड़े टेढ़े हैं, ठीक है, सीधे तो होंगे नहीं, तो अपनी बात तो किसी न किसी तरह बताए ही कि हमारी मानी जाए। ठीक है, तो देखो इनकी इस थ्योरी से पता चलता है कि इनके टीचर के लिए, इनके गुरु के लिए इनकी डेडिकेशन कितनी मायने रखती थी। हम गलत हों भले ही, बट वो सही साबित हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दिस थ्योरी explains that although all acquired characters are not inheritable, but are not inheritable only variations in germplasm are inherited but acquired characters in somatic cells are also inherited देखो इन्होंने क्या कहा कि चलो मान लिया, हमें पता है कि सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिटेबल नहीं होते, सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं हो सकते, वंशानुगत नहीं हो सकते, सिर्फ वही कैरेक्टर्स, वही वेरिएशंस इनहेरिट होंगी जो जर्मप्लाज्म में आएंगी। परंतु सोमेटिक सेल्स के एक्वायर्ड कैरेक्टर भी, सोमेटोप्लाज्म की वेरिएशंस भी इनहेरिट होती हैं। अब वो कैसे होती है ये बताना है इन्हें। ठीक है, वो कैसे होती है ये बताना है। तो देखो नोट डाउन कर लो ये पॉइंट दो नियोलेमार्किज्म के। ठीक है, को पोस्टबोर्न, पैकार्ड और स्पेंसर जैसे साइंटिस्ट ने मिलकर के दी थी नियोलेमार्किज्म थ्योरी, इसलिए इन्हें कहा जाता है नियोलेमार्कियंस। हो गया, चलो इन्होंने कहा कि चलो मान लिया सारे इनहेरिट नहीं होते एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बट सिर्फ जर्मप्लाज्म वाले भी अकेले नहीं होते, सोमेटिक सेल्स के अंदर भी जो वेरिएशंस आती हैं वो कुछ वेरिएशंस इनहेरिट होती हैं। अब वो कैसे होती है, तो देखो कैसे होती है, तो देखो सोमेटिक सेल्स की वेरिएशंस कैसे इनहेरिटेबल है ये समझने की कोशिश करो नियोलेमार्किज्म से। तो इन्होंने बताया द डेवलपमेंट या फिर मैं कहूं कि वेरिएशंस इन सोमेटिक सेल्स causes some special secretions, नहीं आएगा, सॉरी, causes some special secretions कि देखो
सोमेटिक सेल्स में जो वेरिएशन आती है, जो डेवलपमेंट होती है, उसकी वजह से कुछ स्पेशल सिक्रीशंस होती हैं, कुछ स्पेशल केमिकल, स्पेशल जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। एंड दीज सिक्रीशंस are transferred to germ plasm या फिर मैं कहूं टू सेक्स सेल्स बाय ब्लड, ठीक है। क्या होता है, देखो मान लिया सोमेटिक सेल्स की वेरिएशन, सोमेटोप्लाज्म की वेरिएशन डायरेक्ट इनहेरिट नहीं होती, बट एक अलग रास्ता तो अपनाती है, ये इन्होंने कहा था। वो कैसा रास्ता है कि इनकी वेरिएशंस के कारण, इनमें डेवलपमेंट के कारण कुछ स्पेशल सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं और यही सिक्रीशंस ब्लड के थ्रू जर्म प्लाज्म या सेक्स सेल्स तक पहुंचती है, ठीक है, जर्म प्लाज्म या सेक्स सेल्स तक पहुंचती है, समझ गए। एंड by mixing up with germ plasm, और germ plasm के साथ मिल जाती है the variations of somatic cells, are also inheritable, जर्म प्लाज्म के साथ मिलने के कारण सोमेटिक सेल्स की या सोमेटोप्लाज्म की वेरिएशंस भी इनहेरिटेबल हो जाती है, इनहेरिट हो सकती है, ये बताया था इन्होंने। अब देखो मैं एक लाइन में बोल देता हूं इन्होंने क्या बताया। तो देखो लेमार्क ने बताया सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आया ऑगस्ट वाइजमैन, बोले ना सारा को नहीं हुआ है, गलत बात है, मतलब सभी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं हो सकते, सभी वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ। फिर लोगों ने पूछा क्या, फिर कौन सी उसी लेमार्क तो चल गलत हो गया, तू क्या कर सी, फिर सही करी ना, कौन सी वेरिएशंस इनहेरिट हो सकती हैं। तब वाइजमैन ने बताया, ऑगस्ट वाइजमैन ने, कि देखो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को सोमेटिक सेल्स और एक को जर्म सेल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सोमेटिक सेल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स, जर्म सेल्स सेक्स सेल्स, जिनसे गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो देखो जो वेरिएशंस सेक्स सेल्स में होगी ना, जर्म सेल्स में या जर्मिनल सेल्स के साइटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म में होगी, वही इनहेरिट होंगी। बाकी सोमेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म यानी सोमेटोप्लाज्म वाली वेरिएशन कतई इनहेरिट नहीं होगी, कतई इनहेरिट नहीं होगी। अच्छा चलो, लोगों ने ये भी मान लिया, ठीक है, ठीक कहता होगा, कह रहा है तो मान लेते हैं, तो मान लिया। फिर देखो ये थे लेमार्क के शिष्य, जैसे पोप है, ऑसबोर्न, पैकार्ड और स्पेंसर जैसे, इनको चुल कि भाई हमारे गुरु को गलत कैसे साबित कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, हम सही साबित करेंगे बोले, तो लेमार्किज्म को मॉडिफाई करके बना दिया नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म में इन्होंने बताया कि चल वाइजमैन ठीक है, तेरी बात मान ली, पर मैं ही मानना नामद को नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि सोमेटिक सेल्स की वेरिएशंस या उनके अंदर आने वाली डेवलपमेंट डायरेक्ट इनहेरिट ना होकर के इनडायरेक्टली इनहेरिट होती है। कैसे कि उनकी वेरिएशंस के कारण उन सेल्स में कुछ स्पेशल सब्सटेंस सीक्रेट किया जाता है। सोमेटोप्लाज्म में आने वाली वेरिएशन के कारण, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के कारण सोमेटिक सेल्स कुछ स्पेशल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं और ये सीक्रेशंस ब्लड के थ्रू जर्म प्लाज्म में जाकर के मिलती है, सेक्स सेल्स के पास जाती है, ठीक है, और मिल करके ये इनहेरिट हो जाती है, ठीक है। जब ये मिल जाती है, मिक्सअप हो जाती है किसके साथ, जर्म प्लाज्म के साथ, तो ये भी इनहेरिट हो जाती है। इस तरीके से सोमेटिक वेरिएशंस भी इनहेरिट होती हैं, ये बताया था नियो लेमार्कियंस थे, ठीक है। समझ रहे हो ना, वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी, समझ गए। चलो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।